कैडेट्स कैडेट्स अब हम अगला टॉपिक लेकर के आए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का। इसके पहले 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। पहला आपदा प्रबंधन, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। दूसरा हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर, आपदा के प्रकार। तीसरा हमने पढ़ा कि आवश्यक सेवाएं क्या है, एसेंशियल सर्विस के बारे में बात करते हैं। एसेंशियल सर्विस क्या है, तो एसेंशियल सर्विस भी हमने पढ़ा कि आवश्यक सेवाएं क्या है, कौन कौन सी सेवा है। रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स, आवश्यक सेवाओं में एनसीसी कैडेट्स के रोल क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हमको उसी का जो दूसरा भाग पढ़ना है, उसमें है नागरिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा संगठन और उसके कर्तव्य, उसके ड्यूटीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस के बारे में हम बात करेंगे। कैडेट्स, भारत के अंदर 1947 की आजादी के बाद 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुए, जिसकी वजह से ये समझ में आया कि नागरिक सुरक्षा का कितना महत्व है। पहला 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें, और दूसरा 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें। उस समय समस्त देश पे स्थलीय और आकाशीय मार्ग से जबरदस्त हवाई हमलों से लेकर के और बहुत सारी ऐसी चीजें की गई, जिससे हमको ये महसूस हुआ कि नागरिक सुरक्षा क्या हो। और आपको हम बताना चाहेंगे कि 24 अक्टूबर 1948 को ही नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कर दी गई थी। 24 अक्टूबर 1947 को नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन भारतीय संसद अधिनियम मई 1968 में प्रॉपर इसके बारे में जो नागरिक सुरक्षा संगठन है उसका जो है आवश्यक सेवा में शामिल कर दिया गया। तो कहने का अभिप्राय है कि नागरिक सुरक्षा संगठन 1947 में तो था, बट 1968 में इसको ठीक रूप से जो है कार्रवाई हेतु जो है हमने शामिल किया। तो नागरिक सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उसमें बात करेंगे कि नागरिक सुरक्षा के लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन कौन से हैं, नागरिक सुरक्षा की आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो पूछा जाता है कि नागरिक सुरक्षा क्या है और नागरिक सुरक्षा में कौन सी सेवाएं आती हैं, कौन से सर्विसेज आते हैं, तो हम सिविल डिफेंस सर्विसेज की बात यहाँ पर आपके सम्मुख करेंगे। तो आइए हम सिविल डिफेंस सर्विसेज करें। नागरिक सुरक्षा सेवा, नागरिक सुरक्षा सेवा, सिविल डिफेंस सर्विसेज से इसकी बात हम कौन कौन से नागरिक सुरक्षा सेवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा है नागरिक सुरक्षा। इसी में फायर फाइटिंग आएगा, हम आपको अग्निशमन भी पढ़ाएंगे। तो पहले हम नागरिक सुरक्षा सेवा के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने पहले भी आपसे बताया था कि 3 तरीके यहाँ पर जो है नागरिक सुरक्षा किए गए हैं, तब हम सर्विसेज यहाँ पर आते हैं। पहला है कि सुरक्षात्मक और निवारणात्मक उपाय। सुरक्षात्मक उपाय, सुरक्षा, पहले हम सुरक्षात्मक उपाय के बारे में बात करेंगे। सुरक्षात्मक उपाय के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका निवारण कैसे किया जाए। पहली चीज तो सुरक्षा कैसे किए जाए, उसकी सुरक्षा के उपाय क्या है, इसके बारे में बात होती है नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत। दूसरी जो बात होती है नियंत्रण के उपाय, उसको नियंत्रण कैसे किया जाए। नंबर 2 नियंत्रण, नियंत्रण के उपाय। एक तो हो गया सुरक्षा के उपाय, पहले उसको सुरक्षा कैसे उसकी किया जाए, फिर उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, नियंत्रण की बात करते हो। तीसरा पुनर्स्थापना की के उपाय, पुनर्स्थापना के। अगर ये पूछा जाता नागरिक सुरक्षा के उपाय के बारे में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षात्मक उपाय एवं निवारण, एवं निवारण कर सकते हो, एवं निवारण। दूसरे हम बात करेंगे नियंत्रण के उपाय, फिर तीसरी बात करेंगे पुनर्स्थापना। मतलब कि कोई भी कैजुअलिटी होता है, कोई भी आपदा आता है, उससे कैसे सुरक्षा किया जाए।
ठीक है, और उसको निवारण कैसे किया जाए। फिर दूसरी बात आती है कि उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसे, उसको कैसे कमांड किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। तीसरी बात यहाँ पर आती है, तीसरे नंबर पे बात आती है पुनर्स्थापना के उपाय। पुनर्स्थापित जो कैजुअलिटी हो गई है, जो जान माल के नुकसान हो गए हैं, उनको किस तरीके से पुनर्स्थापित कर दिया जाए, फिर जीवन को बहाल किया जाए, उनके घर को कैसे बसाया जाए, उनके टेंट को कैसे सही किया जाए, उसकी बात यहाँ पर आती है। तो पुनर्स्थापना के उपाय, ये 3 प्रकार के उपाय के बारे में यहाँ पर आता है। तो हो गया कि नागरिक सुरक्षा जो सेवा है उसके उपाय क्या है। तो यहाँ तक क्लियर आप लोग जो है करेंगे, ठीक है। अब इन चीजों का जो ये सेवाएं हैं, इसका सबसे बड़ी जो बात है वो एक तो केंद्रीय स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है? केंद्रीय स्तर पर होता है। केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर पर होता है। ये तो नंबर 1 हो गए, जिसके केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मेन होते हैं, सारे लोग इस चीज को जानते हैं। उसके बाद विभिन्न विभागों के मंत्री भी सम्मिलित होते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होते हैं, सेक्रेटरी उसमें सम्मिलित होते हैं, स्टेट सेक्रेटरी। फिर उसके बाद ऐसे आता है। नंबर 2 पे आता है राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय, स्टेट लेवल, जिसको स्टेट लेवल को सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। तीसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तरीय, जिला स्तरीय, डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं। और चौथा आता है ब्लॉक एंड विलेज। ब्लॉक विलेज माने खंड और गांव, गांव की पंचायत कह सकते हो आप। स्थानीय, स्थानीय निकाय, निकाय जिसमें ब्लॉक और ग्राम पंचायत, पंचायत आता है। ये कोऑर्डिनेशन टीम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपस में सहयोगात्मक रूप में इस चीज को करते हैं और कराते हैं। तो ये जो है सहयोग के रूप में केंद्रीय स्तर पर ये राज्य होते हैं, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर, फिर स्थानीय स्तर पर उसको कंट्रोल करते हैं। जिसमें आपने कहा कि उसको निवारण कैसे किया जाए, दूसरी चीज उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, और तीसरे स्तर पर उसको पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। ये चीजें यहाँ पर हमने देखा। तो ये क्लियर है कि नागरिक सुरक्षा के उपाय क्या है। तो 3 प्रकार के उपाय आपको लोग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखेंगे। अब आता है कि नागरिक सुरक्षा सेवा क्या है। इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नागरिक सुरक्षा के 5 सेवाओं को लिखें। नागरिक सुरक्षा संबंधित 5 सेवाएं कौन कौन से हैं, हम आपको क्वेश्चंस लास्ट में बताएंगे। चैप्टर के लास्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 10-15 क्वेश्चंस का एक मॉडल आपको हम बताएंगे पिछली कक्षाओं में। और अगर इसी का मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी उसमें क्या दे दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भाई ये क्या होगा। तो आप जब जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आराम से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। जब व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव कर सकता है ना, समझ में आ रहा है ना, जब व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव कर सकता है, विस्तृत कर सकता है, तो ऑब्जेक्टिव वो आसानी से कर सकता है। कहते हैं ना, बेस किसी घर की बुनियाद में बहुत अच्छी हो तो बहुत दिन तक उसकी इमारत बरकरार रहती है। तो यदि आपका बेस मजबूत है, आपने अच्छे से बेस को पढ़ाई कर लिया, निचले स्तर पे आपने अच्छा पढ़ाई कर लिया, तो आपको ग्रेडिंग बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। बस सारे लोग कंफ्यूज जो होते हैं एग्जाम के टाइम पे, लंबा सिलेबस रहता है और देख करके पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, माइंड सेट करना है और सोचना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट वाइज हमको पॉइंट फॉर्मेशन में हमको आंसर लिखना है। उसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, पॉइंट की बातें लिखनी है। तो निश्चित रूप से पॉइंट की आप कर देंगे। कहते हैं ना कि लीक पर वे चले जिनके पग हो थके। हम तो जिस राह पे चलते हैं वही लीक बन जाता है। बहुत ही अच्छी बात कही गई, गांधी जी के लिए कही गई थी कि लीक पर वे चले जिनके पग हो थके, हम तो जिस रास्ते से चलते वही लीक बन जाता। मीन्स हम जिस रास्ते पर चले उस पर लोग अनुकरण करें। ये थीम आपका रहना चाहिए। और अल्फा ग्रेड का आपका थीम होना चाहिए। जब अल्फा ग्रेड अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेवो तो आ ही जाएगा, लेकिन ब्रेवो से संतुष्टि आपको नहीं करनी चाहिए। आप एनसीसी कैडर्स 3 साल 2 साल आपने जी भर के जिया है, तो उसको जी भर के लास्ट परीक्षा में भी जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अवसर बहुत कम मिलते हैं और जब अवसर मिले तो उसको गेन जरूर करना चाहिए। तो कैडेट्स हम बात करेंगे नागरिक सुरक्षा की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस नागरिक सुरक्षा है उसकी बात हम इस में करेंगे।
सबसे पहले सिविल डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो नंबर एक की जो हम बात करेंगे वो है आपूर्ति सेवा, सप्लाई सर्विस। आपूर्ति सेवा जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सप्लाई सर्विस। सप्लाई सर्विस आपूर्ति सेवा है। दूसरा है वार्डन सेवा। अभी हम इन सेवा के बारे में आपको विस्तृत बताते चलेंगे कि लाइन में क्या लिखना है, तो अभी आप ऐसे पॉइंट लिखिए, आपूर्ति सेवा, सप्लाई सर्विस, वार्डन सेवा सर्विस। हम बात करेंगे वार्डन सेवा। फिर अगला है फायर फाइटिंग सेवाएं। देखिए फायर फाइटिंग पे स्पेशली क्लास भी एक चलेगी, फायर फाइटिंग से संबंधित बोल देते हैं, आग से बचाव, आग लगने का कारण, आग रोकने का तरीका, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो फायर फाइटिंग के क्लासेस आपका लेंगे, उसमें आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कि कितने प्रकार के फायर होते हैं, फायर के उपकरण क्या है, फायर फाइटिंग की टीम में कौन कौन से यंत्र होते हैं, सब ये सारी चीजों के बारे में अच्छी चर्चा करेंगे। फायर फाइटिंग सेवा, इसको फायर अंग्रेजी में लिख लीजिए, फाइटिंग सर्विस। ये इंपॉर्टेंट में बात कर रहा हूं। मुख्यालय सेवा, हेडक्वार्टर सर्विस, मुख्यालय सेवा। नंबर 4 मुख्यालय सेवा जिसको हेडक्वार्टर सर्विसेज। तो नंबर 4 क्या हो गया, मुख्यालय सेवा। नंबर 5 हो जाएगा स्वनिपटान सेवा। स्वनिपटान सेवा जिसको कोर्स डिस्पोजल सर्विस बोलते हैं। कोर्स डिस्पोजल सर्विस। ये 5 सेवाएं हो गई, लेकिन हम थोड़ा सा आप लोग ऊपर मैं भी जाना चाहूंगा, कुछ सेवाएं और दिखा दूं। मैक्सिमम पूछते हैं कि सेवाओं के बारे में, तो 5 सेवाएं हो गई हैं, तो 5 सेवाओं के बारे में ज्यादातर पूछते हैं, लेकिन हम 5 सेवाओं के अलग भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। नंबर 6 इंपॉर्टेंट, नंबर 6 में कौन सा सेवा है, तो परिवहन सेवा। अगला नंबर 6 है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा को हम ट्रांसपोर्ट सर्विस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करेंगे। नंबर 7 अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, नंबर 7 तो आएगा निस्तारण सेवा यहाँ पर आता है, जिसको सॉल्वेज सर्विस बोलेंगे। सॉल्वेज सर्विस बोलेंगे। 8वां बोलेंगे प्रशिक्षण सेवा ट्रेनिंग सर्विसेज। 9वां बोलेंगे आकस्मिक सेवा। कौन सा बोलेंगे, आकस्मिक सेवा इमरजेंसी सर्विस, ठीक है। और 10वां हम एक और बात करेंगे इधर कि 10वें के बारे में कि बचाव सेवा या संचार सेवा। बचाव सेवा और संचार सेवा। 10 हो गया बचाव सेवा, जिसको रेस्क्यू सर्विस बोलेंगे, रेस्क्यू सर्विस। और कल्याण सेवा 11 लिख लीजिए, कल्याण सेवा 11 हम लिखेंगे, कल्याण सेवा वेलफेयर सर्विस, कल्याण सेवा। इसको अंग्रेजी में वेलफेयर सर्विस बोलते हैं। और संचार सेवा हमने लिखा, संचार सेवा 12वां संचार सेवा, इंपॉर्टेंट सेवा है संचार सेवा।
इसको कम्युनिकेशन सर्विस बोलते हैं, कम्युनिकेशन सर्विस इसको संचार सेवा बोलते हैं। तो ये कैडेट्स ये महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जिसमें से 5 सेवाओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आवश्यक सेवा 10 नंबर का कभी पूछ लीजिए लेगा मान लीजिए, लेकिन वो एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग या ऐसे जगहों पर पूछा जाता है 10 सेवाओं के बारे में, लेकिन खटाखट 10 नंबर के हो जाते हैं। जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि 1947 के बाद पूरा देश 2 तरीकों से इस प्रकार से ग्रसित हुआ। 2 आपदाओं से समझिए कि एक तो 1962 का युद्ध भारत चीन का और 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो दिक्कतें आई उसमें इन सेवाओं का रोल समझ में आया कि ये चीजें हैं और किस तरीके से एनसीसी कैडेट्स इसमें सहभागिता करते हैं, एनसीसी कैडेट्स कैसे अपना रोल इसमें निभाते हैं, ये चीजें वहां पर अभी मैं स्पष्ट करके बताऊंगा। पहले आपको मैं इसका डिटेल एक लाइन में बताता चल रहा हूं ताकि आप इसको अपने पॉइंट आउट पर नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई सेवा, यही तो हमने नंबर 1 बात किया था, सप्लाई सेवा, आपूर्ति। तो सप्लाई सर्विसेज ये जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक सप्लाई डिपार्टमेंट जो आपूर्ति करता है खाद्य विभाग का सामानों की आपूर्ति, उसके निगरानी में आपूर्ति सेवा सप्लाई करता है, उसके निगरानी में ये सेवाएं बनाई जाती हैं और वो जो है उस घटना स्थल पर जहां पे दिक्कतें हैं उसको जिलाधिकारी महोदय या डीएम या उनकी टीम के जो लोग होते हैं उस सेवा को संचालित करते हैं। तो ये तो हो गया सप्लाई सेवा, आपूर्ति सेवा। अब बात आती है वार्डन सेवा। ये कर्मचारी और अधिकारी के बीच की एक कड़ी है वार्डन सेवा। वार्डन सेवा कैसी सेवा है? अधिकारी और कर्मचारियों या जो व्यक्ति हैं उसके बीच की एक कड़ी है, ठीक है, एक बीच की कड़ी का काम करता है वार्डन सेवा। तो वार्डन सेवा एक इंपॉर्टेंट सेवा है, ये इंपॉर्टेंट सर्विस है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, कड़ी नहीं बनेगी, तब तक राहत जो है नहीं दिया जा सकता, राहत कार्य पूर्ण रूप से नहीं कराया जा सकता। इसलिए वार्डन सेवा, वार्डन सर्विसेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आता है फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग है ना, अग्निशमन। अग्निशमन विभाग का रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये भी है। कोई कैजुअलिटी होती है, कोई कहीं फंस गया है तो उसको बचाना, और शॉर्ट सर्किट बिजली से और सबसे आग लग जाना, बिल्डिंगों में फंसे हुए लोगों को कौन रेस्क्यू करता है? वो फायर फाइटिंग सर्विस करती है। ये पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला अधिकारी की कोऑर्डिनेशन में ये पार्टी जो फायर वाली होती है ये पहुंच करके इसको जो है आपूर्ति ये सेवा देती है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट सेवा है फायर फाइटिंग सेवा हम करते हैं। उसके बाद आता है मुख्यालय सेवा। मुख्यालय सेवा के बारे में हम बात करें, ये बचाव कार्य बलों को संयुक्त कार्यालय होता है। ये बचाव कार्य दल जितने हैं उसका एक संयुक्त एक मेन कार्यालय होता है, एक मेन कार्यालय होता है जहां से संचालित होते हैं सारी चीजें बचाव के, और सारा रिपोर्ट्स वहां पर होता है, इसलिए उसको मुख्यालय बोलते हैं। तो हेडक्वार्टर तो इसी को बोलेंगे ना। जैसे अब हमारा क्या है, एनसीसी है, तो एनसीसी की कंपनियां हैं तो उसमें कैडेट्स कंपनियों में रहते हैं, फिर एक बटालियन होता है, फिर एक मुख्यालय होता है जैसे बटालियन हेडक्वार्टर। तो बटालियन हेडक्वार्टर जैसे अगर यहाँ का बात करें तो प्रयागराज है, तो इस प्रकार के अलग अलग हेडक्वार्टर। तो बटालियन के जो है लोग ग्रुप मुख्यालय से जुड़े होते हैं। उसी प्रकार की मुख्यालय सेवाएं जो मेन जगह पर स्थापित की जाती है जहां से लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं, और इनका रोल एक बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आता है शव निपटान सेवा। देखिए कॉर्प्स डिस्पोजल, शव निपटान, जब भी कोई घटना होती है, बड़ा ही कठिन और मार्मिक स्थिति होती है, व्यक्ति के हाथ कटते हैं, पैर कटते हैं, व्यक्ति मरता है, अपने बच्चों के साथ दबा पड़ा हुआ, मरा हुआ, अपने परिवार के साथ। मैंने गैस त्रासदी भोपाल के बाद में जब एक बार गया था उधर अपने एग्जाम को देने किसी, तो वहाँ पे होटल के मैनेजर की जब मेरी बात सुनी कि पूरे परिवार के सारे लोग एक तरफ से सो गए। ये बाहर गया था बंदा कहीं रिलेशन में, भोपाल से बाहर यही बचा था, आके देखा कि सारे लोग लेटे हुए हैं, तो ये हतप्रत रह गया। सोचिए ऐसे सिचुएशन क्या होती है। तो शव निपटान, शव को सड़ने गलने से बचाने हेतु शव को तो निपटाना है ना उधर से, नहीं तो उससे भी
सड़न पैदा हो जाएगा, इन्फेक्शन पैदा हो जाएंगे और सारी चीजें हो जाएंगी और लोग जो है त्राई मच जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है कि सबों को पहचानना, निकालना और सही जगह पर उसका निस्तारण कर देना, डिस्पोज कर देना कि उसको गाड़ना है कि जलाना है कि उसको क्या करना है उस पे। तो ये फॉल्स डिस्पोजल सर्विस एक इंपॉर्टेंट सर्विस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है 5 के बाद छठा परिवहन सेवा। सारे लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस जो होती है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब ये है कि जब तक परिवहन सेवा नहीं लागू होगा, अर्थात कोई डैमेज हो, कोई रोड डैमेज हो, कोई एरिया डिस्कनेक्ट हो गया हो, उसको कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे गाड़ियाँ भेजेंगे, वहाँ पर सहायतार्थ सामान भेजेंगे, सामग्री भेजेंगे, खाद्य पदार्थ भेजेंगे, एम्बुलेंस भेजेंगे, तो परिवहन सेवा भी एक इम्पोर्टेंट सेवा होता है। ये भी जो है इसके अंतर्गत जो है लगता है। ठीक है, अभी किसी को कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। सारे लोग को समझ में आ रहा है? यस तो सर। ये जो है आपका परिवहन सेवा एक इम्पोर्टेंट सेवा के अंतर्गत है। अब आता है निस्तारण, सॉल्वेज सर्विस। निस्तारण सेवा क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। निस्तारण सेवा जो क्षतिग्रस्त मकान या बिल्डिंग है उसमें जो सामान है उसको निकालना या दबे हुए लोगों को निकालना, उसको निस्तारित करता है कि जो कैजुअलिटी में फंसे हुए हैं निस्तारण करता है। तो वो निस्तारण सेवा यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेवा है कि उस सारी चीज़ों को निकालना भी। जब भी कई मान लीजिए आता है पहाड़ों पर लैंडस्केप हो गया, पहाड़ों पर भूकंप आकर के दरार हो गया, तो सारे लोग फंस जाते हैं, होटल्स में फंस जाते हैं, घरों में फंस जाते हैं, तो उनको किस तरीके से निकाला जाए ये चीज़ें मैंने यहाँ पर रखती है। तो आपका हम निस्तारण सेवा। प्रशिक्षण सेवा, ट्रेनिंग सर्विस। ट्रेनिंग सर्विस भी बहुत महत्वपूर्ण। प्रशिक्षण जब तक नहीं दिया जाएगा, प्रशिक्षित करके लोगों को नहीं बताया जाएगा, तो अनट्रेन जैसे लोग मदद करने जाएंगे, कोई जाएगा पता लगा तो वही समस्या कर बैठेगा। वो प्रशिक्षित रहेगा कब क्या करना है, र्यूमर नहीं फैलने देना है, सारी चीजों को सही समय पे करना, ये प्रशिक्षण आवश्यक होता है। तो प्रशिक्षित यानी ये प्रशिक्षण सेवा बहुत ही जरूरी सेवा है। हम अब बात करेंगे आकस्मिक इमरजेंसी सेवा। इमरजेंसी सेवा में क्या आता है? मेडिकल ट्रीटमेंट इमरजेंसी सेवा आ गया, पानी आपूर्ति इनके बारे में आ गया इमरजेंसी सेवा, और भी खाद्य पदार्थ या इस तरीके की जो है वो इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत आ गए। तो आवश्यक तत्काल सेवा क्या है? जैसे कोई कैजुअलिटी है तो उसको तत्काल लेकर के हॉस्पिटल भागना है, तो आवश्यक क्या है उसका एक अलग टीम है, उसकी सेवा के मार्फत वो यहाँ पर काम कर रही है। ये आवश्यक सेवा के अंतर्गत हो गया आकस्मिक सेवा, इमरजेंसी टीम में। उसके बाद बचाव रेस्क्यू, सबसे बड़ी चीज जो है सर्विस है कि कैसे बचाव लोगों को करना है, लोगों को समझाते रहना। कि अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले मोबाइल BSNL वाले कर रहे थे, आकस्मिक अलार्म बजता था, मोबाइल झन 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 झन, उसके बाद मैसेज आता था कि आप घबराइए ना, ये इमरजेंसी क्या है, टोन है जो किसी आपदा के बारे में बताता। तो उस तरीके का नहीं बचाव, पहले से ही कैसे उससे बचे, या हो गया सुनामी आने वाला है या चक्रवात आने वाला, हम उसको कैसे बचे, इस चीज के लिए जो है ये अलर्ट करता है और चीजों को कम्युनिकेट करता है। तो बचाव सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट सेवा। दो सेवा कहता है कल्याण सेवा, वेलफेयर सोसाइटी जिसको कहते हैं वेलफेयर सर्विस, कि किस प्रकार से लोगों का जो कैजुअलिटी हुआ है, कितने स्थिति में हुआ है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, कितने जान माल का नुकसान हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेना, इसके बारे में जानकारी देना। उसके बाद जो है सूचनाएं उपलब्ध करा के आश्रय, भोजन और वस्त्र इत्यादि को वितरित कराना, ये कल्याण सेवा की बात होती है। वेलफेयर सर्विस और संचार सेवा, कम्युनिकेशन सर्विसेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज, क्योंकि जब तक संचार नहीं हो पाएगा लोग जाएंगे, चीज़ों को पता नहीं चल पाएगा, लोग अकुला जाएंगे, क्या दिक्कतें हैं क्या दिक्कतें नहीं है, इसकी टीम कैसे पहुंचना है। तो संचार बहाल करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से मैंने 12 सेवाओं के बारे में यहाँ पर किया, आपसे 5 सेवाओं को पूछा जाता है, लेकिन जब आप धार्मिक चीज़ों को समझ लेंगे तो आप जो है निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे, ये आपसे हमको उम्मीद है। तो ये नागरिक सुरक्षा क्या है मैंने बताया, नागरिक सुरक्षा का संगठन का कब स्थापना हुआ था, कब उसको संसद में पास किया गया, फिर उसके बाद उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब आप लोगों को आशा होगा मुझे कि आप लोग खूब अच्छे से इसको जान पाए होंगे और समझ पाए होंगे। तो अपने कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं इसमें, या आप जो है इसको अच्छे से
देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको इसी पे आता रहेगा। पूरे एनसीसी सिलेबस धीरे धीरे मैं इस पे आपको डालता रहूँगा, आप देखते रहिए, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप अच्छा कर सकें और एनसीसी के बारे में जान सकें। जय हिंद।